अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स नीट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है, वेलकम है। और ये हमारा छठा लेक्चर है जिसमें आज हम यूकैरियोटिक सेल्स की शुरुआत करेंगे। तो आज ख़ास तौर से सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताया जाएगा। इसके आगे के लेक्चर्स में जो डिटेल होंगी वो बताई जाएंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात जो मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से वो जहन नशीन करा दूँ, एक बार फिर से आपके दिमाग में बैठ जाए कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स की जो दो टाइप की गई है उसका बेसिक यही है कि जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जैसे कि इससे पहले भी बता चुका हूँ, प्रोकैरियोटिक यानी प्रो यानी बिफोर, करियन यानी न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस से पहले के सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक यानी नॉर्मल, यू यानी नॉर्मल, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, जिनमें नॉर्मल न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखा जाएगा। तो पहली बात यह है कि यूकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं। तो यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और फंगी होते हैं। ये चार चीज़ें जो हैं, चार ग्रुप जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये चार ग्रुप्स यूकैरियोट्स में मिलाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। तो प्लांट्स और एनिमल्स तो आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज़ें जो नई आई हैं वो है प्रोटिस्ट और फंगी। तो इसमें देख लेते हैं कि प्रोटिस्ट क्या होते हैं। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? ये एक ग्रुप है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, यानी बहुत ही छोटे जानदार हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक सेल से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है विथ सम एक्सेप्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो बड़ी साइज़ की भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि बायोलॉजी में कोई भी बात 100% सही नहीं होती है। हर चीज़ का आपको एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो बातें पढ़ाई जाती हैं वो जो जनरली एक्सेप्टेड होती हैं या जो कॉमन होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब भी डीप में किसी चीज़ के जाओगे तो 99% केसेस में आपको उस चीज़ का एक्सेप्शन मिलेगा। यानी आप जहाँ पे पढ़े रहोगे कि फ़लाँ चीज़ यूनिसेलुलर होती है, लेकिन जब आप उसको डीप में पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और इस तरह की दूसरी जितनी भी आप बातें पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी हायर क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो वो डिटेल से बताई जाएगी। अभी चूँकि सिर्फ जनरल आइडिया देना होता है इसलिए उतनी डिटेल नहीं बताई जाती है। और इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कभी इसको और पढ़ने जाओगे या गूगल करोगे या किसी दूसरी बुक से पढ़ोगे तो उसमें कुछ जुमला अगर ऐसा लिखा रहा कि प्रोटिस्ट मल्टी सेलुलर भी होते हैं या माइक्रोस्कोपिक यानी बड़े भी होते हैं जो जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बातें अगर आप पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि सर ने तो पढ़ाया था कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे तो लिखा है कि बगैर माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। तो जो बातें बताई जाती हैं वो जनरल होती हैं, जो ज़्यादातर चीज़ों पे सही आती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों पे उसी ग्रुप में सही नहीं होती हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है बायोलॉजी पढ़ते हुए कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सेप्शन में होती हैं, ठीक है। और तो प्रोटिस्ट हो गया कि ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद है फंगी। तो फंगी क्या है? फंगी है एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर। यानी ये एक ऐसा ग्रुप है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, स्पोर की पैदाइश करता है और फीड करता है किस पे? इसकी ग़िज़ा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। तो इसमें जो ख़ास बात है स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर क्या होते हैं? स्पोर को आप बीज की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्लांट्स जो होते हैं बीज से बढ़ते हैं। जैसे किसी प्लांट है, कोई प्लांट है, उसके बीज को आप लेकर कहीं बो देंगे या उसका बीज इसी तरह से उड़ता हुआ या किसी तरह से कहीं पहुंच गया, ज़मीन उसको मिल गई और उसको पानी मिल गया, तो वहाँ से वो प्लांट फिर उग जाएगा। तो उसी तरह से जो फंगी होते हैं ये स्पोर पैदा करते हैं। इनका जो एक तरह से आप कह सकते हो कि फंगी का जो बीज है वो स्पोर है। तो ये स्पोर जो है ये भी इस तरह से ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं और फिर जहाँ पे उनको जगह मिलती है वहाँ पे फिर नई फंगी पैदा होती है। तो इस तरह से फंगी का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इस तरह से होता है, यानी ये फंगी के बीज हैं जो नई नई जगह पहुँच के वहाँ पे फंगस पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये है स्पोर। तो ये इनकी खासियत है इनके ग्रुप की फंगी के कि ये स्पोर पैदा करते हैं
और इसी से इनकी पहचान होती है। इसी ग्रुप के लोग जो हैं स्पोर पैदा करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर का से ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो ये फंगी होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 चीज़ें जो हैं वो यूकेरियोट्स में इंक्लूड कर दी गई हैं, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। और इनमें से आप प्लांट्स और एनिमल्स तो जानते ही हो, तो इसमें से 2 चीज़ जो नहीं थी, प्रोटिस्ट और फंगी, वो भी देख लिया। और ध्यान रखना है कि हम यूकेरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोटिस्ट की कुछ इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोटिस्ट ग्रुप है उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 7-8 तस्वीरें हैं, ये सारे के सारे प्रोटिस्ट हैं। लेकिन देख सकते हैं आप कि कितने फ़र्क हैं। यहाँ तक कि आप जो ऊपर की तस्वीर में देख सकते हैं, जो बिल्कुल पौधे जैसा लग रहा है, तो वो ये समुद्र की गहराई में पाया जाता है। ये भी प्रोटिस्ट है, ये पौधा नहीं है, ये प्रोटिस्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं उसकी लंबाई कितनी है कि आप बिल्कुल आराम से उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। इसको माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो बाकी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो हैं वो माइक्रोस्कोप में देखे जाने वाले हैं। लेकिन 2 जो इसमें फ़ोटो दी है, एक जो येलो वाली है और एक ये ग्रीन वाला, ये आप बगैर माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ये थे प्रोटिस्ट। एक जनरल आइडिया आपको हो जाए कि प्रोटिस्ट होते क्या हैं। ये आगे और डिटेल रहेगी इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो एक ख़ास बात यह है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन किसको कहते हैं? आप जैसे बैंक जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। एक कंपार्टमेंट होता है मैनेजर का, एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ से आपको पैसा मिलता है, एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ आपको पैसा जमा कराना होता है, एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप अपनी पासबुक पे एंट्री कराते हैं, एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप कोई इंक्वायरी करते हैं। यानी हर चीज़ के अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं जिसका सबका काम बटा होता है। हर आदमी अपना ही काम करता है। जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ आप पैसा जमा नहीं करा सकते। मैनेजर के पास जो काम होता है वो मैनेजर के पास ही होगा, वो दूसरा नहीं करेगा। यानी हर आदमी का अपना कंपार्टमेंट होता है और वो सिर्फ अपने काम से ताल्लुक़ रखता है। तो यूकैरियोट्स का जो सेल्स होते हैं, इसमें यही एक ख़ास बात है प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में, कि प्रोकैरियोट्स में जो काम होता था वो पूरे सेल में कहीं पर भी होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें भी वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो सेल को ज़िंदा रखने के लिए होती हैं, लेकिन वो कंपार्टमेंट में बटी नहीं होती हैं, वो चीज़ें सेल में फैली होती हैं। सेल के जो पानी होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल का पानी है, उसमें वो तैरती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन यूकैरियोट्स में सब कंपार्टमेंट बने होते हैं। और जैसे कंपार्टमेंट किस तरह से बनता है आप देखते हैं बैंक में, कि कुछ दीवार खड़ी कर दी जाती है, पार्टीशन कर दिया जाता है, उससे कंपार्टमेंट बनता है। तो इसी तरह से सेल में किस चीज़ से कंपार्टमेंट बनता है? सेल में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी जो एक दीवार होती है उसके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है। एक ऑर्गन क्या है? ये कंपाउंड हो गया। एक जिसको आप कहेंगे कि एक ऑर्गेनेल हो गया है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके खिलाफ एक दीवार होती है जिससे बाउंड होता है और वो अपने एक मखसूस काम करता है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और आपका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम हुआ, ये सब अपना अपना एक मखसूस काम रहता है। वो अपना मखसूस काम करते हैं और मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, यानी इनका एक कंपार्टमेंट होता है, ये अपना कंपार्टमेंट बना लेते हैं, उसमें अपना ये काम करते हैं। तो ये एक खासियत है यूकैरियोटिक सेल्स की कि इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, हर आदमी अपने अलग काम में लगा रहता है और उसके गिर्द एक दीवार होती है। और यही दीवार जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, उसमें भी काम करते हैं लेकिन वो सब फैले होते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये फ़र्क आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेना है, ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें कंपार्टमेंट होता है और सबसे ख़ास बात, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? इसका कोई खास वो नहीं है, इसका बस यही समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियस है जिसके गिर्द एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को आप न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हो, इन्वेलप यानी लिफाफा। तो ये मेम्ब्रेन या लिफाफा जो न्यूक्लियस को घेरे होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब क्या है? कि चीज़ें एक जगह ठीक तरीके से रखी होती हैं, फैली नहीं होती हैं। इस तरह से नहीं कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के जो मैटर है वो बिखरा पड़ा है। वो एक सेल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सब कुछ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद करना है कि डू प्रोकैरियोटिक सेल्स है न्यूक्लियस। आपको जब भी यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो और तो उसको आपको कंपैरिजन करते चलना है किससे? प्रोकैरियोटिक सेल्स से। जो भी जुमला आपके सामने आता हो आप फ़ौरन इस पे ध्यान दें कि क्या ये चीज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी ये चीज़ है या वहाँ पे कुछ अलग तरीके से होता है। तो ये कंपैरिजन से आपके दिमाग में चीज़ बैठते जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है।
फिर आगे हम बढ़ते हैं तो दो चीज़ देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या हैं, एक तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और दूसरे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लोकोमोटरी जो बना है ये लोकोमोशन से बना है। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, हरकत, और यानी वो स्ट्रक्चर से जो हरकत में मदद करें तो उनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या हुए, स्केलेटन आप जानते होंगे, स्केलेटन यानी ढांचा, जैसे हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है हड्डी से बना है वो हमारा ढांचा है। तो वो उसी ढांचे की वजह से हम खड़े भी रहते हैं और हमारा एक शेप होता है। अगर हड्डी निकाल ली जाए सिर्फ गोश्त हो तो हमारा कोई शेप नहीं होगा और हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे, ना कोई सपोर्ट रहेगा, ना कोई शेप रहेगा, ना मूवमेंट कर पाएंगे। तो वैसी सेल में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको शेप देती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं और उसको मूवमेंट में मदद करती हैं। तो ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हुए, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स दो तरीके के होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, एक होता है सीलिया और एक होता है फ्लैजेला। तो ये सीलिया और फ्लैजेला है क्या, ये बिल्कुल बाल के जैसे अपेंडेज होते हैं। अपेंडेज किसको कहते हैं, जो चीज़ एक्स्ट्रा निकली हुई होती है, तो बॉडी से अलग निकली हुई होती है। जैसे आपके हेयर हैं वो आपकी बॉडी पर तो हैं लेकिन बॉडी से अलग निकले हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो वो अपेंडेज हुआ। तो इसी तरह से ये जो सीलिया और फ्लैजेला भी होते हैं ये सेल से बाहर की तरफ, सेल के अंदर नहीं होते हैं, ये सेल के बाहर की तरफ निकले होते हैं, एक अपेंडेज होते हैं, बिल्कुल बाल जैसे ही होते हैं। और ये लोकोमोशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन यानी हरकत में मदद करते हैं। और अब यहाँ पे ख़ास बात याद रखने की क्या है कि सीलिया जो होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और फ्लैजेला जो होते हैं वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरीके के सेल्स में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सीलिया किस में पाए जाते हैं और फ्लैजेला किस में पाए जाते हैं। तो फ्लैजेला दोनों में होते हैं और सीलिया खास है, मखसूस है यूकैरियोटिक सेल्स के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिए कि सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ही जैसा होता है, दोनों बिल्कुल बाल जैसे होते हैं, दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है कि अगर इसकी तादाद कम होती है, एक या दो तीन चार इस तरह से होते हैं तो इसको फ्लैजेला कहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो होते हैं, ढेर सारे होते हैं वो, तो उनको उस वक्त सीलिया कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में इमेज है वो सीलिया की है, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ढेर सारे हैं तो सीलिया है। और बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर फ्लैजेला का भी है, वो भी आप देख सकते हैं, एक दुम की तरह निकला हुआ है, सिंगल एक सिंगल बाल की तरह है। तो लेकिन वो सिंगल है, स्ट्रक्चर में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन बस सिंगल है तो फ्लैजेला कहलाएगा और ज़्यादा रहेंगे तो सीलिया, ठीक है। तो ये था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। और जैसा कि दूसरा बताया कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जो बॉडी का स्केलेटन है, जो हड्डी का ढांचा है, उसका काम क्या है कि एक तो हमारा शेप बरकरार रखता है। अगर वो हड्डी का ढांचा हटा दिया जाए तो गोश्त हमारा इस तरह से सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा जिस तरह से हम खड़ा रहते हैं, बल्कि वो गोश्त एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ेगा और जो हमारा शेप है, जो इंसान का एक शेप होता है, वो वैसा नहीं रह जाएगा बल्कि बेशेप हो जाएगा, गोश्त कहीं पर भी चले जाएगा, तो शेप नहीं रह पाएगा। दूसरा सपोर्ट, हम खड़े रहते हैं तो ये हड्डी का जो ढांचा है वही हमारा सपोर्ट करता है। और तीसरा, इसी हड्डी के ढांचे की वजह से हम मूवमेंट भी करते हैं। तो यही फंक्शन जो है, यही तीन फंक्शन जो है खास, यही तीन फंक्शन सेल का जो स्केलेटन है, साइटोस्केलेटन क्यों कह रहे हैं इसको, साइटो का मतलब होता है सेल। लफ्ज़ साइटो जहाँ पर भी आए आप उससे समझ जाओ कि इसका मतलब होता है सेल, यानी सेल का ढांचा। साइटोस्केलेटन यानी सेल का ढांचा। तो जाहिर सी बात है कि सेल का जो ढांचा है वो भी वही काम करेगा जो हमारी बॉडी का ढांचा है जो काम करता है, यानी सेल को एक शेप देता है, सेल को सपोर्ट देता है और सेल की मूवमेंट में आसानी पैदा करता है, ठीक है। तो अब ये साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन ये बनता किससे है, ये साइटोस्केलेटन बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स से। यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट जो हैं ये हड्डी का काम करती हैं सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट होते हैं और इसी को साइटोस्केलेटन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट जो दोनों होते हैं बिल्कुल धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे बारीक बारीक, यानी आप बारीक पतली ट्यूब इस तरह से समझ लीजिए या धागा ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप इमेज में देख भी सकते हैं कि इस इमेज में जितने भी जो धागे जैसे दिख रहे हैं, चाहे वो ब्लू हो या लाल वाला हो या हरा हो, ये सारे के सारे जो हैं ये साइटोस्केलेटन है। इसमें से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल हैं और कुछ फिलामेंट हैं। तो ये जैसे कि आपको बताया कि सेल को शेप मेंटेन करते हैं, सेल को सपोर्ट देते हैं और सेल की मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जैसा कि हमने देखा कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो सेल की हरकत में मदद करते हैं वो दो थे, वो थे सीलिया और फ्लैजेला। और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जिनका बेसिक फंक्शन है शेप मेंटेन करना और उसके साथ में सपोर्ट और मूवमेंट कराना। तो ये क्या है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स और
फिलामेंट्स। तो 2 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स थे, सीली और फ्लैजेला, और 2 साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स, जो बिल्कुल धागे की तरह होते हैं। ठीक है, अब बात आती है जेनेटिक मटेरियल की, कि जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोट्स में, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स में। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको देख लीजिएगा, ऊपर MES आएगा। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल होने का मतलब जिसमें जीन होते हैं, तो DNA पे जीन होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल हुआ। और ये जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज यानी उसको किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन इससे पहले आप एक बार ये ध्यान रखिए यहाँ पे आप ये सोच लीजिए कि प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल था वो किस तरह का था। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए, ये मैं नहीं बताऊँगा अभी, लेकिन आपका काम ये होगा कि आप वापस जाएँ लेक्चर ख़त्म होने के बाद, और फिर पिछला जो लेक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ वो सुने, और उसमें से ध्यान आप याद करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल जो था वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड था या अनऑर्गेनाइज्ड था, और ऑर्गेनाइज्ड था तो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। अगर आप इसको जाके अभी देख लेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, नहीं तो आगे चल के कन्फ्यूज जाएंगे। क्योंकि जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तो दोनों चीज़ आपके दिमाग में वाज़ेह रहेगी कि यूकैरियोट में कैसे रहता है और प्रोकैरियोट में कैसे रहता है। तो ये कंपेयर यहाँ पे करना है आपको, चाहे तो आप एक नोट्स बना लें और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की जो खसूसियात हैं कंपेयर करके बाजू बाजू में लिखिए कि जेनेटिक मटेरियल इसमें कैसा रहता है, यूकैरियोट में कैसा रहता है और प्रोकैरियोट में कैसा रहता है। तो इस तरह से आप उसको बाजू बाजू में करके लिख लीजिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा। लेकिन अब मैं इसको आपको इसमें बता देता हूँ कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैंने कहा कि DNA होता है। DNA को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि DNA जो होता है जीन्स से बना होता है। DNA पे जीन्स होते हैं, और यही जीन्स जो होते हैं ये मतलब एक जो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो खसूसियात बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, जिसको आप कहते हैं कि इस बच्चे की आँखें उसके वालिद जैसी हैं, इस बच्चे की नाक उसकी मदर जैसी है। तो ये कहाँ से आती है, जो माँ बाप से मुशाबहत आती है बच्चे में, वो कहाँ से आती है, वो आती है जीन से। ये जीन ही होते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप से लेकर आता है, और इसीलिए उसकी शक्ल शुबहात जो होती है वो अपने माँ बाप से मिलती जुलती है। तो ये जीन पाए जाते हैं DNA पर। और ये DNA जो होता है, ये अगर आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, जो बॉडी में समा नहीं पाएगा। तो इसको क्या होता है कि ये घूमा होता है, बहुत ज़्यादा घूम घूम के। आप ये देख रहे होंगे कि DNA जो है क्रोमोसोम पे इशारा हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि क्रोमोसोम के इस हिस्से पे DNA है। तो DNA सिर्फ क्रोमोसोम के इस हिस्से पर नहीं है, ये जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम DNA से बना होता है। किस तरह से, ये जैसे आपका DNA है, इसको आप समझ लीजिए सिंपल। तो ये DNA अगर सीधा खुला रहेगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन सेल में इतनी जगह नहीं होती है कि इतना लंबा रखें। तो क्या होता है, ये DNA घूमता है, अपने ही गिर्द घूमता है घूमता है घूमता है, और इसके गिर्द कुछ प्रोटीन होता है। तो घूमते 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 ये अपने आप को इस तरह से पैक करते जाता है। तो अगर ये इस तरह से पैक होते जाएगा तो क्या होता है कि फिर ये पैक होके, ये देखिए ये आपके क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लिया इस तरह से पैक होके DNA। तो अब ये क्या हुआ, इतने एरिए में अच्छा खासा DNA आ गया। अगर इसको आप खोल देंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो क्रोमोसोम की शक्ल है ये DNA के पैक होने से बनी है। एक धागा है, समझ लीजिए, आप उसको गोल गोल लपेटते हैं ताकि वो कम जगह में आ जाए। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है कि एक DNA को आप लपेट दे रहे हैं ताकि वो कम जगह में आ जाए। तो जिस तरह से धागे को आप लपेट के एक शक्ल देते हैं, उसी तरह से ये DNA लपेट कर क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है, ये समझ लीजिए सिंपल सी टर्म में। और तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जीन क्या होता है, DNA क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। इसमें लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। तो आगे बढ़ते हैं, जब वक्त आ गया आज के क्विज़ का। तो नीचे 4 ऑर्गेनिज्म से दिए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि इसमें से सेल वॉल जो होती है वो किस में नहीं होती है। 3 ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है और एक में नहीं होती है। तो जिसमें नहीं होती है उसका नंबर मेरे को पर्सनल पे व्हाट्सअप करना है रात के 12 से पहले। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कंटेन सेल वॉल? नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 प्रोटिस्ट्स एंड नंबर 4 प्लांट्स। तो इनमें से किसमें सेल वॉल नहीं होती है? 3 में होती है, एक में नहीं होती है। जिसमें नहीं होती है उसका नंबर मुझको भेज दीजिए, ठीक है। और एक खास बात और कि जब आप जवाब भेज रहे हो तो अपना नाम और अपना प्रोफेशन, यानी आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्या है, वो भी भेजा करिए, क्योंकि मुझको उसके बाद जब कुरानदाजी करता हूँ तो उसमें नाम से करके करने में आसानी होती है। तो जवाब के साथ में अपना नाम और प्रोफेशन भी भेज दीजिए प्लीज़, शुक्रिया। अब एक चीज़ होती है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किस में? ये डिफरेंसेस यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में नहीं है। ये डिफरेंसेस जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स में ही है। यानी जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 4 तरीके के ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगी है और प्रोटिस्ट हैं। तो ये चारों तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो सेल्स होते हैं अलग अलग होते हैं। ये सारे यूकैरियोटिक हैं, यानी सबके सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन सब थोड़े एक दूसरे से सेल जो होते हैं थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स के सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और ये चीज़ें एनिमल में नहीं होती हैं। यहाँ पे ये याद रखिए कि जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये एनिमल में वैक्यूल होता है, किसी किसी में, सब में वैक्यूल नहीं होता है सब एनिमल में, लेकिन किसी किसी एनिमल में वैक्यूल होता है, लेकिन जिसमें होता भी है वो लार्ज नहीं होता है, छोटा होता है। ये वैक्यूल का काम क्या है? ये वैक्यूल पानी स्टोर करता है। तो इस चीज़ की ज़रूरत प्लांट्स को होती है, इसके लिए उनमें जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, और एनिमल को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस अक्सर तो एनिमल्स में होता ही नहीं है, और जिसमें होता भी है तो छोटा होता है। तो ये 3 चीज़ें जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो एनिमल में नहीं पाई जाती हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि वैक्यूल एनिमल्स में पाया जाता है, तो जी हाँ, अगर सिर्फ वैक्यूल पूछा है तो पाया जाता है, लेकिन अगर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पूछता है तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, सिर्फ वैक्यूल पाया जाता है। और इसी तरह से एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है, जो कि ज़्यादातर प्लांट में नहीं पाया जाता है। कुछ कुछ प्लांट में सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट में नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को तस्वीर के हिसाब से देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो है वो प्लांट सेल है, इसमें आप देख रहे हैं प्लास्टिड है, वैक्यूल है, जो देखिए ये बड़ा सा वैक्यूल है, इसमें पानी भरा हुआ है। और एनिमल में आप वैक्यूल देखेंगे, ये देखिए छोटा सा वैक्यूल है एनिमल के अंदर, और सेल वॉल है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है, सेल वॉल और वैक्यूल और प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और एनिमल सेल में कौन सी चीज़ पाई जाती है? वो है सेंट्रोजोम, जो प्लांट सेल में अक्सर में नहीं पाया जाता, किसी किसी में पाया जाता है। तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये 3 चीज़ें जो हैं प्लांट सेल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और आप में से अगर आप या आपके किसी दोस्तों में से कोई भी हमारी नीट की क्लासेस या इंग्लिश की क्लासेस या करियर गाइडेंस के बारे में कुछ मालूमात चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सब फ्री है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8999156261। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और क्विज़ में भी पार्टिसिपेट करें, और कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।